आज अदालत में, आज जब दिल्ली की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब वहां वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और वकीलों ने आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की। आज ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए दिल्ली की उसी अदालत की जहां पर आफताब का ये केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों को 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जनता के हत्यारों। ये देखिए, इन सभी जगहों पर पुलिस ने इन झाड़ियों को हटा हटाकर, आप दूर तक अगर आप देखिए तो यहाँ पर पुलिस की टीम ने 4 घंटे आज जो मशक्कत की है, दरअसल पुलिस हर कीमत पे कोशिश कर रही है कि उसे एक तो श्रद्धा का सिर मिल जाए और दूसरा वो हथियार मिल जाए जिससे उसने शव के टुकड़े किए थे। और यही वजह है कि इस पूरे जंगल में लगातार वो काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक टीम तो यहाँ पे लगी है और आज जो पुलिस की टीम पहुंची थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। हत्या, गला दबाकर उसके बाद 35 टुकड़ों में अपनी ही गर्लफ्रेंड को काटना और उसके बाद इन्हीं जंगलों में, यहाँ देखिए आप, ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं मेहरौली का यही जंगल जहां पर उसने इन टुकड़ों को फेंका। इसके अलावा आपको दिखाया कि आज जब पुलिस यहाँ पहुंची तो इसको भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया कि यहाँ एक नाला भी है। आप देखिए, ये अगर आकर ये शख्स क्या पता गुमराह करने के लिए, हो सकता है शव के जो टुकड़े हैं वो यही फेंका हो, लेकिन अगर यहाँ फेंका है तो बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना, क्योंकि आप ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्लानिंग है, वो प्लानिंग बहुत लंबी चली और अब वक्त भी देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए हुए। उसको पूरा मौका मिल गया एक एक सबूतों को छिपाने के लिए, साफ करने के लिए, और इसीलिए मशक्कत भी अब पुलिस की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अब आपको तफ्तीश और तेजी से करनी होगी जब आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे सीसीटीवी तस्वीर अभी नहीं है आपके पास 6 महीने का क्योंकि वक्त हो गया है, उसके साथ ही साथ वो हथियार भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया और ना मोबाइल फोन बरामद हुआ। रात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का, क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर मेहरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। और आज उसी मेहरौली इलाके में जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे, जहां यह हत्या हुई है, आज दिल्ली की जो जनता है वो सड़कों पर निकली। मेहरौली के इसी इलाके में श्रद्धा के लिए इंसाफ मांगने के लिए वहां पर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। उसी की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है इस घटना के बारे में, जैसा हम आपको बता रहे थे कि देश भर के लोग हैरान हैं। इनमें से कोई भी श्रद्धा को निजी रूप से जानता नहीं था, लेकिन देश का हर परिवार आज बहुत चिंतित है। देश के हर परिवार में, हर घर में इस हत्याकांड के बारे में बात हो रही है। खास तौर पर जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि बहुत सारे लोग इस पर भी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं और इसे एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मौलाना तौकीर रजा, जो कि एक धार्मिक धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी आज आफताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जिनाकार की एक ही सजा है कि उसको जमीन में आधा गाड़ दो और पत्थरों से तब तक मारो जब तक उसकी मौत वाकई ना हो जाए।
और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अदलिया से भी ये मांग करता हूं कि ऐसी सजा एक बार देकर देखो, आफ्ताब को वो सजा देकर देखो। आफ्ताब की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद, सजा तय होने के बाद आफ्ताब को हमारे हवाले करो। हम उसको सरेआम सजा देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे देश का भी मुजरिम है और खास तौर से वो मुसलमानों का मुजरिम है। उसने मुसलमानों का सर झुकाने का काम किया है। ऑनलाइन डेटिंग एप्स को लेकर भी बहुत सारी चौंकाने वाली नई नई जानकारियां आ रही हैं। आफ्ताब से हुई पूछताछ के दौरान यह पता चला कि वो अलग अलग कंपनियों के 5 से 6 ऑनलाइन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करता था और हर डेटिंग ऐप पर उसकी अलग अलग लड़कियों से बातचीत होती थी। अलग अलग लड़कियों को दोस्त बनाता था अलग अलग ऐप्स पर जाकर। पुलिस को शक है कि आफ्ताब इस तरह के ऐप्स के जरिए लगभग 20 लड़कियों के संपर्क में था, जिनमें से कुछ लड़कियों को वो इसी मकान में, इसी किराए के फ्लैट पर लेकर भी आया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आफ्ताब जब भी अपने मोबाइल फोन में कोई नया डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता था, तब वो इसके लिए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। यानी उसने इन डेटिंग ऐप्स पर जितने भी अकाउंट बनाए, उन सभी के लिए उसने जो नंबर यूज किया वो अलग अलग नंबर थे। और बड़ी बात यह है कि सारे सिम कार्ड्स उसने अपने ही नाम पर लिए और अब पुलिस इनकी जांच के लिए उन तमाम टेलीकॉम कंपनियों से संपर्क कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि आफ्ताब के जिस मोबाइल फोन में ये सारे ऑनलाइन डेटिंग एप्स इंस्टॉल्ड थे, उस फोन को उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद एक ऑनलाइन ऐप के जरिए बेच दिया था। और पुलिस अब इस फोन को सबूत के तौर पर हासिल करने के लिए इस कंपनी से भी संपर्क में है, जिस प्लेटफॉर्म पर उसने ये फोन बेचा है। अब आप सोचिए, जो लड़का एक समय में 5 से 6 डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो दिन भर घंटों तक इन एप्स पर सिर्फ लड़कियों के प्रोफाइल देखता रहता था, उनसे बात करता था, दोस्ती करता था, उस लड़के की मानसिकता क्या रही होगी और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहां एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि इस तरह के ऐप्स पर जो सेवाएं, सर्विसेज होती हैं, वो मुफ्त में नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है और वो 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। यानी इस हिसाब से देखें तो ये लड़का एक बड़ी रकम इन डेटिंग एप्स पर खर्च कर रहा था, और वो भी तब जब इस लड़के के पास कोई नौकरी नहीं थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह लड़का बेरोजगार था, कोई नौकरी इसके पास नहीं थी, लेकिन इसके पास डेटिंग ऐप पर जाने का पैसा था। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने के बीच जब आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आए, तब दोनों के पास ही कोई नौकरी नहीं थी, दोनों ही बेरोजगार थे। और 18 मई को भी जब आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की, तब वो नौकरी की तलाश कर ही रहा था, तब भी नौकरी नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आने के बाद आफ्ताब को सिर्फ एक बार नौकरी मिली, और यह नौकरी भी वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया। वो दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में काम करने लगा, और इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद जब आफ्ताब ने बिना बताए लगातार 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, तो यहां से भी उसे निकाल दिया गया। और इसके बाद आफ्ताब के पास ना तो नौकरी थी और ना ही उसके पास कोई पैसा बचा, और उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके बैंक अकाउंट से भी 54,000 रुपए निकाले। सोचने वाली बात यह है कि जो लड़का इतनी सारी चीजों से गुजर रहा था, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो लड़का एक साथ कई डेटिंग एप्स पर अपने अकाउंट्स बनाकर लड़कियों से बातें कर रहा था और उन्हें अपने उसी घर पर लेकर आता था जहां उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छिपा कर रखा था। और यह लड़का बेरोजगार है। वैसे सोशल मीडिया की तरह ऑनलाइन डेटिंग एप्स को लेकर भी हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, और यही वजह है कि आज इन एप्स का इस्तेमाल करने वाले हर 10 में से 9 यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 से 25 साल के बीच है। इन लोगों के पास किसी और चीज के लिए भले ही पैसा ना हो, नौकरी भी ना हो, लेकिन ये डेटिंग एप्स पर अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं और अपना समय भी बिताते हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि इस देश में हमारे लिए नौकरी नहीं है। इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि आपको भी ये देखना चाहिए कि कहीं आपका बच्चा भी इन एप्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आपके घर में जो लोग हैं, कहीं जो युवा हैं, वो इन एप्स का शिकार तो नहीं हो रहे। और बड़ी बात यह है आज जो हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों पर नजर रखिए। मां और बेटियों के बीच तो
इस घटना के बाद लगातार संवाद हो ही रहा है, लेकिन क्या आपको यह भी नहीं देखना चाहिए कि आपके घर में जो लड़का है वो क्या कर रहा है? लड़की पर तो हमारे समाज में हर बार नजर रखी जाती है, लड़की क्या कर रही है उस पर नजर रखी जाती है, लेकिन लड़का क्या कर रहा है उस पर कौन नजर रखेगा? इस समाज में जो आफताब जैसे लड़के हैं उन पर कौन लगाम लगाएगा, यह भी सोचने की बात है। आज महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना की एक नेता ने श्रद्धा के पिता से जाकर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि आफताब पैसे के लिए श्रद्धा के साथ था और श्रद्धा के पिता का भी यही कहना है कि आफताब को ड्रग्स की आदत थी, यानी वो एक ड्रग एडिक्ट भी था। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह भी है कि आज सारा मीडिया और हमारे देश के ज्यादातर नेता श्रद्धा के परिवार को ढूंढ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं श्रद्धा का परिवार कहां रहता है, क्या करता है, लेकिन कोई भी आफताब के परिवार को नहीं ढूंढ रहा। आफताब का परिवार फरार है, किसी को नहीं पता वो कहां है। आपको याद होगा कल ही हमने आपको लखनऊ की भी एक घटना के बारे में बताया था, जहां 21 साल के सूफियान ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर 19 साल की निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। और अगर आप इन दोनों मामलों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी समानताएं हैं। पहली समानता तो यह है कि इन दोनों ही मामलों में इन लड़कों के माता पिता ने उनका विरोध करने की बजाय, उन्हें समझाने की बजाय उनका समर्थन किया और कहा कि हमारे लड़के बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आफताब ने जिस विभत्स तरीके से श्रद्धा की हत्या की, उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद उसके परिवार को सबके सामने आकर उसके इस अपराध का विरोध करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वो इस अपराध में अपने बेटे के साथ नहीं है और उनके बेटे को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने आफताब का न सिर्फ साथ दिया है अभी तक, बल्कि ये पूरा मामला सामने आने से पहले ही वो मुंबई में अपने घर पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। सोचिए, आज अगर आफताब के माता पिता खुद उसके अपराध के लिए उसे सजा दिलाने की मांग करते तो इससे समाज में कितना बड़ा संदेश जाता। आफताब की तरह सूफियान के माता पिता ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सूफियान के माता पिता तो यह कह रहे थे कि अगर उनका लड़का निधि गुप्ता से शादी करना चाहता है और उसका इसके लिए निधि का धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। यानी इन दोनों ही मामलों में आरोपियों के माता पिता ने उनका समर्थन करके समाज के सामने एक गलत मिसाल पेश की और इससे पता चलता है कि इन दोनों लड़कों की परवरिश किन हालात में हुई है, किन संस्कारों के साथ हुई है। जब से ये सारी खबरें आई हैं तब से हमारे देश की जो माएं हैं वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो उनसे लगातार पूछ रही हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों की है? क्या सिर्फ लड़कियों के परिवारों को ही चिंतित होने की आवश्यकता है? हमारे देश के लोग आज भी लड़कियों को लेकर ही चिंतित हैं, लेकिन कोई भी लड़कों से सवाल नहीं कर रहा, ना ही उनसे यह पूछ रहा है कि वो दिन भर कहां रहते हैं, रात भर कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन है, वो कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, किस डेटिंग ऐप पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कि आज लड़का किसी परिवार को नष्ट कर रहा हो, जैसा आफताब ने किया। इसलिए यह मत सोचिए कि यह समस्या सिर्फ लड़कियों की है, बल्कि अब हमारे समाज को और परिवारों को लड़कों से भी पूछताछ शुरू करनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। और आज आफताब के परिवार को भी आज हम ये अपील करना चाहते हैं आफताब के परिवार से कि उन्हें स्वेच्छा से बाहर आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए और उन्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना पर आज एक बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो इस देश में जो हीनियस क्राइम होते हैं, रेप केस होते हैं, बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया।